हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टूडोजर। गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोग 5 क्वेश्चंस पढ़े थे, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर थे और 2011 तक का क्वेश्चन हम लोग किए थे और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद का क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मतलब वन डे में टोटल 10 क्वेश्चंस करना है अपने को, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने कर चुका है ना। और अभी इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे जो रिमेनिंग बचा हुआ है सो, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट h1 एंड केरोसिन ऑफ हाइट h2 above द वाटर सो दैट द टोटल हाइट ऑफ वाटर प्लस केरोसिन इज h1 प्लस h2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज μ1 and that of the kerosene is μ2. Okay, apparent shift in the position of the bottom of the beaker when viewed from above edge। ठीक है, जब ऊपर से देखा जाएगा तो बताना है कि जो बॉटम जो है उसका apparent shift कितना होगा, है ना। चलो, बोल रहा है वाटर रखा है h1 हाइट से, केरोसिन रखा है h2 है above द वाटर। देखो भाई, क्वेश्चन देख लिया आप लोग, कॉन्सेप्ट देखो इसका क्या है बेसिकली। पहले तो अगर हम लोग इस साइड डायग्राम बना ले तो मान लो ये बीकर है, ओके, वो कंटेन कर रहा है, वाटर कंटेन कर रहा है कितने हाइट तक, h1 हाइट तक। कितने हाइट तक, h1 हाइट तक, ओके। और h2 हाइट कितना क्या कर रहा है, केरोसिन। मतलब ये वाटर है और ये केरोसिन है, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया हुआ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है। तो ये जो बॉटम इसका है, मान लो सरफेस AB जो है, जब ऊपर से देखा जाएगा तो बताओ कितना एपरेंट शिफ्ट होगा इसका बॉटम में, ओके। इसका बॉटम में एपरेंट शिफ्ट कितना होगा। तो देखो एपरेंट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं हम लोग, है ना, बेसिकली ये देखो एक वाटर का जो लेयर है, ये इसको एक स्लैब की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। ये केरोसिन का जो लेयर है उसको एक स्लैब का ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब एक स्लैब के थ्रू होता है तो उसमें जो शिफ्ट होता है, एक स्लैब अगर होता था, ओके, अगर ये स्लैब होता था और ये स्लैब का थिकनेस, मान लो इस स्लैब का थिकनेस अगर t दिया रहता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ दिया रहता था, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इधर से व्यू किया जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखता था, कहीं पे शिफ्टेड दिखता था। तो उसका जो शिफ्ट होता था वो बेसिकली s इज इक्वल टू t इंटू 1 - 1 बाई म्यू कर एक फार्मूला होता था, है ना। जहाँ पे म्यू क्या होता था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज रिलेटिव मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट, इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब बाई सराउंडिंग, है ना। स्लैब और सराउंडिंग का दोनों का रेशियो जो होता था उसको बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, इसको लिखते थे, है ना। ये म्यू बेसिकली क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो ये थिकनेस होता था। देखो सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक शिफ्ट का क्वेश्चन पूछता है, एपरेंट डेप्थ पूछता है। तो एपरेंट डेप्थ अगर यहाँ पे ये तो शिफ्ट ये हुआ, तो एपरेंट डेप्थ अगर पूछा जाए, एपरेंट डेप्थ जो पूछा जाता है, तो अगर मान लो कि 2 स्लैब है या 2 से ज़्यादा स्लैब है या एक स्लैब रहता है तो t/μ, सिंपली t/μ। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्लैब है, मोर देन 1 स्लैब है, तो उसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा, है ना। तो मैं दोनों का फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उस क्वेश्चन पे जाऊँगा। तो जो एपरेंट शिफ्ट होता है ड्यू टू n स्लैब, एपरेंट शिफ्ट देखो यहाँ पे 2 स्लैब की तरह ट्रीट करेंगे, केरोसिन और वाटर को 2 स्लैब की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर n स्लैब है, मान लो ये एक अलग स्लैब, दूसरा अलग स्लैब, 3, मान लो बहुत सारा, ये μ1 μ2 μ3 μ4, इधर सराउंडिंग मान लो एयर है, इधर भी एयर है। तो बताए थे बेटा कि दोनों साइड देखो, ये तो 4 स्लैब हुआ, दोनों साइड का जो सराउंडिंग है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है,
और मान लो थिकनेस सबका T1 है, इसका T2 है, T3 है, T4 है। ओके, तो जो रिजल्टेंट शिफ्ट होता था डैट इज सिंपली इंडिविजुअल शिफ्ट को ऐड कर देते थे। अगर इसका शिफ्ट देखें, अगर फर्स्ट वाला का शिफ्ट देखेंगे डैट इज S1, तो क्या लिखेंगे हम लोग T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू लिखेंगे। सिमिलरली S2 देखेंगे तो क्या लिख देंगे T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 या म्यू 1। सिमिलरली हम लोग इसको चारों का मतलब चार जो स्लैब है, चार स्लैब का शिफ्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो अब रिजल्टेंट स्लैब जो लिखना है, नेट शिफ्ट जो होगा, जो नेट शिफ्ट कितने का होगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट जितना स्लैब रहेगा, ये बेसिकली शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट को अगर हम लोग लिखे, अगर लैंग्वेज में समझे तो शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू ऑल द स्लैब इज द सम ऑफ द शिफ्ट ड्यू टू इंडिविजुअल स्लैब। मतलब देखो ये S1 जो शिफ्ट है वो स्लैब फर्स्ट के कारण है, S2 जो शिफ्ट है स्लैब 2 के कारण है, S3 जो शिफ्ट है स्लैब 3 के कारण है। तो ये इंडिविजुअल शिफ्ट किसका है, स्लैब 1 का। ये इंडिविजुअल शिफ्ट किसका है, स्लैब 2 का। तो रिजल्टेंट जो शिफ्ट आया है वो बेसिकली सबका सम हो गया, इंडिविजुअल शिफ्ट का सम आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली शिफ्ट था, अब अगर एप्रेंट, अगर मान लो इस तरीक़े से दिया हुआ है, ओके, और यहाँ से मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से देखा जाए, मान लो आई इधर कहीं पे है, तो बेसिकली बोलेगा कि एपरेंट डेप्थ क्या है। अगर रियल डेप्थ की बात करें तो क्या है, रियल डेप्थ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रियल डेप्थ तो हो जाएगा अपने को क्या, रियल डेप्थ इज बेसिकली T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये रियल डेप्थ तो यही है, T1 प्लस T2 प्लस T3। बट एपरेंट डेप्थ क्या है ना, एपरेंट डेप्थ मतलब ये तो रियल डेप्थ दे रखा था T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ से रियल डेप्थ इतना है ना, देखो डिस्टेंस टोटल T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। बस एपरेंट डेप्थ क्या है, मतलब यहाँ से देखा जाएगा तो इस स्लैब के कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण जो शिफ्टिंग होगा, तो उसका कारण एपरेंट डेप्थ क्या है। ये तो रियल डेप्थ हो गया, एपरेंट डेप्थ कितना है। अगर एपरेंट डेप्थ पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो बेसिकली एपरेंट डेप्थ, अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, डैट इज T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2 प्लस T3 अपॉन म्यू 3 प्लस T4 अपॉन म्यू 4। ओके, ये बेसिकली क्या है, एपरेंट डेप्थ बेसिकली क्या है, ये जब तुम ऑब्जर्व करोगे टोटल, ये फर्स्ट के कारण, ये सेकंड का कारण, ये थर्ड के कारण, ये फोर्थ कारण, टोटल एडिशन करोगे और जो ये लेंथ आएगा डैट इज द एपरेंट डेप्थ। ओके, और जैसा कि फार्मूला भी बताए थे शिफ्ट के बेसिकली क्या होता है फार्मूला, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल माइनस रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना। कितने से शिफ्ट होगा कहने का मतलब क्या होगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब देखो बेटा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको ये फर्स्ट मान लो और सेकंड, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, T1 माइनस T1 बाई U1, तो T1 अगर कॉमन कर ले तो 1 माइनस 1 बाई U1 लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली T2 कॉमन कर ले तो 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, है ना। अभी यही चीज़ तो बता रहे थे कि बेटा शिफ्ट ये होता है ना। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान देना है कि म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 जो लिख रहे हैं, डैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, डैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग अगर एयर है इसलिए हम लोग 1 ले रहे हैं, सराउंडिंग अगर वाटर होगा या कुछ और होगा तो उसको हम लोग लेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, है ना। देखो क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है कि बॉटम जो है ए बी, उसका शिफ्ट बताओ कितना होगा जब ऊपर से ऑब्जर्व करेगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो स्लैब ही तो है, एक केरोसिन ऑयल का स्लैब मान लो और एक वाटर का स्लैब मान लो। तो नेट शिफ्ट जो होगा उसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2। अगर फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से डिराइव कर लेना, नहीं अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बेटा देखो शिफ्ट बोल रहा था, तो बताओ
इसका हाइट की इसका थिकनेस कितना है, h1 है, तो लिख दो h1 इंटू 1 माइनस 1/μ1 प्लस h2 इंटू 1 माइनस 1/μ2। दिस इज द शिफ्ट, मतलब इतना शिफ्टेड दिखाएगा, जब यहाँ से कोई देखेगा तो इतना शिफ्टेड दिखाएगा अपने को। अब ये कहोगे कि सर ये शिफ्ट ऊपर होगा नीचे होगा, कैसे हम समझेंगे? तो देखो सिंपली सी, सराउंडिंग का मीडियम क्या है, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और वाटर और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब शिफ्टिंग किधर होगा, ट्रेवलिंग रेज के डायरेक्शन होगा। तो ट्रेवलिंग रेज किधर है, इधर से रे ऑफ लाइट जाएगा तभी तो दिखाई देगा उसको, यानी कि ट्रेवलिंग रेज ऊपर है इसलिए शिफ्टिंग ऊपर होगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, और ये ऑप्शन नंबर अगर आपको देखा जाए तो मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन सही है ना। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना। चलो जी, स्लैब का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, हर एक साल लगभग पूछता है इस पे। एक्चुअली देखो, अब जेईई मेंस जो है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में एक बार में नहीं होता है ना, ऑनलाइन एक दिन में 2 टाइम्स होता है, और लगभग 4 डेज या 5 डेज एग्ज़ाम होता है। इट मीन्स टोटल 10 पेपर अगर आपके पास है, तो 10 पेपर में से आपको कौन सा पेपर आने वाला है वो बेटा आप तो नहीं जानते हो ना। तो हो सकता है आप ही का पेपर में अगर स्लैब पे क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस जाओगे, इसलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो ही गया होगा आपको, और नहीं होगा तो फिर से एक बार अपना नोट कॉपी देख लेना। और अगर आपके पास नोट कॉपी नहीं है तो मेरा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर अभी कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ाया हूँ, तो उसका प्ले लिस्ट में जाना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, और देखना रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब या शिफ्टिंग थ्रू स्लैब कर कोई हेडिंग होगा, उसको आप एक बार देख लेना, है ना। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकेंड मिरर इज फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। द एंगल बिटवीन द 2 मिरर वुड बी। चलो, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है 10 जनवरी मॉर्निंग टाइम पे। ओके, चलो, पिछले वाला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, पिछले वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, है ना, जब रीशेड्यूल्ड हुआ था, मतलब कि दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ था। तो चलो देखो, 2019 का क्वेश्चन है भाई। बोल रहा है कि भैया 2 प्लेन मिरर है, मान लो एक प्लेन मिरर इधर है, दूसरा प्लेन मिरर इस तरीके से। ओके, प्लेन मिरर है तो इधर सिल्वर्ड किया होगा। चलो जी, दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है, ये मान लो मिरर M2 है और दिस इज M1। ओके, कह रहा है मिरर M2 के पैरेलल गया रे ऑफ लाइट। ओके, मिरर M2 के पैरेलल गया रे ऑफ लाइट। देखो पैरेलल है, और पैरेलल आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट किया। ओके, हाँ जी, रिफ्लेक्ट किया। अब मिरर M1 पे इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट किया, और मिरर M2 पे फिर आया। अब M2 से रिफ्लेक्ट किया करेगा, तो बोल रहा है M2 से रिफ्लेक्ट करने के बाद रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू मिरर M1 है, यानी पैरेलल टू मिरर M1। देखो कुछ दिख रहा है, हाँ जी सही है, पैरेलल टू मिरर M1। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिरर। तो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, दिस इज ओनली मैथमेटिक्स। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ ये ध्यान देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है ना। अब देखो, अब क्या करना है, सो देखो भाई, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो देखो बेसिकली अगर इसको देखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और ये साइड्स इसकी इस साइड्स के पैरेलल है, और ये साइड्स इस साइड्स के पैरेलल है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। मतलब अगर ये इसको थीटा लिख सकते हैं तो इसको थीटा लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड, है ना। चलो, और क्या लिख सकते हैं, सो देखो, और क्या लिख सकते हैं, सो देखो अगर ये पैरेलल है तो
अगर ये पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं बताओ? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? ओके, लिख सकते हैं ना? हाँ। और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना? लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख सकते हैं सर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल होगा। अब बोलोगे सर कैसे? तो ये दोनों पैरेलल है तो इसके लिए अल्टरनेट ये, और ये दोनों पैरेलल है तो इसके लिए अल्टरनेट ये, लिख सकते हैं, है ना? अब क्या होगा कि अब ये थीटा है और ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है ना? तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया बताओ? डेट इज 2 थीटा हो गया ना? अब देखो 2 थीटा प्लस थीटा एक लाइन पर एंगल है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं। डेट इज 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। फाइनल आंसर, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ जान ही नहीं था। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है ना, ये क्वेश्चन 2019 10th ऑफ जनवरी मॉर्निंग में पूछा है। ओके, तो ये क्वेश्चन था, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट बताने लायक कुछ था नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स था। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन हम अपने मतलब कि जो क्लास थ्योरी जो पढ़ाए हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हम पढ़ाए हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन करवा रखा है। और ये क्वेश्चन आपको सिंकेज का बुक में, जो BM शर्मा का जो सिंकेज का बुक है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L in front of the center of the plane mirror of width D, okay, is hanging vertically on a wall. A man walk in front of a mirror along the line parallel to the mirror at a distance 2L as shown below. The distance over which the man can see the image of light source in the mirror is, okay. तो बेसिकली अगर देखो तो ये जो क्वेश्चन है वो फील्ड ऑफ व्यू पे कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू पे आधारित है क्वेश्चन। बोल रहा है बेसिकली क्वेश्चन क्या, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर इतना बड़ा नहीं लेते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर है जिसका विड्थ कितना दे रखा है? D, और इसके सेंटर में, L लेंथ के सेंटर में एक ऑब्जेक्ट सोर्स रखा हुआ है, मतलब एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। ओके, एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। तो और एक बालक है जो 2L लेंथ पे, एक बालक है जो 2L लेंथ के रोड पे 2L डिस्टेंस है मिरर से, उस एक रास्ता उस रोड पे चलता है। तो बोल रहा है कि वो बच्चा कितना दूर तक इस ऑब्जेक्ट को, इमेज को देख सकता है, इस ऑब्जेक्ट को, इमेज को देख सकता है। यही तो बोल रहा है ना, बोल रहा है द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। कितना डिस्टेंस है जिसका तब तक उसका इमेज को देख सकता है, इस लाइट सोर्स का इमेज को देख सकता है, यही बोला ना। अब देखो ये बेसिकली क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो बेटा क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू में, वो समझो पहले। फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है कि अगर मिरर है आपके पास और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो फील्ड ऑफ व्यू अगर आपको बनाना है, अगर इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो क्या करना पड़ता है? क्योंकि जानते हैं हम लोग को इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। लेकिन अगर हमको फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो जो 2 रेज ऑफ लाइट आपको देना है ना, वो मिरर के दोनों को इंड पॉइंट्स पे दे दो। तो मैं करता हूँ, मान लो एक इंड पॉइंट सी है और एक इंड पॉइंट सी है, तो मैं एक इंड पॉइंट इस पे डालता हूँ पहले। ठीक है, ओके, नॉर्मल ये होगा। अब रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो लो भाई, रिफ्लेक्ट होके मान लिया इधर चला गया,
है ना। मान लिया रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया कहीं, ओके, और इसको बैक साइड मिलाएंगे तो कहीं इधर आ जाएगा। और दूसरा रे ऑफ लाइट को अगर हम लोग ले सेकेंड रे ऑफ लाइट, जो सेकेंड मिड पॉइंट, सेकेंड इंड पॉइंट पे, तो इस सेकेंड इंड पॉइंट पे अगर रे ऑफ लाइट लिया, मान लो इधर गया, यहाँ पे नॉर्मल है, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया, है ना, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके उधर चला गया। इसको बैक साइड अगर मिलाएंगे तो इधर मिलेगा, यानी इमेज इधर कहीं बना। अब देखो क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। इसी को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। इसको बोलते हैं क्या, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस डिस्टेंस के बीच में अगर आँख कहीं पे रहेगा, अपना सुंदर सुशील आँख अगर इस डिस्टेंस के बीच में कहीं पे रहेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा उसको देख सकता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका इमेज किस डिस्टेंस तक देख सकता है, मतलब इसका लेंथ बताना है। समझ में आया? तो आते हैं अब उस क्वेश्चन पे, है ना, ड्रॉ करते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को आपको कोई फार्मूला नहीं है, आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करके ही ड्रॉ करना है। तो अब कैसा, जैसा बताए थे कि दोनों एंड पॉइंट पे आपको रे ऑफ लाइट को ले जाओ, ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहला रे ऑफ लाइट चलो इस पे लिया, ओके, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगर थीटा से गया, थीटा से अगर इंसिडेंट किया तो थीटा से रिफ्लेक्ट करेगा, तो चलो ये रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर चला गया, है ना, रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर चला गया, ओके, समझ में आया। इसको अगर आगे प्रोड्यूस कर दो, रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर चला गया, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना, तो इसको मान लो रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर चला गया है, ठीक है, ओके। चलो सेकेंड रे ऑफ लाइट को लेते हैं, यानी ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। सेकेंड रे ऑफ लाइट को अगर ले हम लोग, चलो लिया, ओके, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये रिफ्लेक्ट करके इधर कुछ चला आ जाएगा, है ना। मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी फाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बोल रहा है कि बताओ कि अब क्या होगा। देखो ये डिस्टेंस दे रखा L, यानी कि अगर देखें हम लोग, ये नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये अगर टोटल D था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। और ये एंगल सेम है, यानी ये भी D/2 हो जाएगा। अब अगर एंगल्स ये इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये भी यहाँ से D/2 हो जाएगा। तो मैं एक साइड को लेता हूँ, फिर दूसरा सिमिलर है ना। मतलब इस पार्ट को अगर मैं देख लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये पार्ट तो सिमिलर है, ओके। चलो जी, इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। अब अगर यहाँ से हम लोग देखें, तो बेसिकली क्या है कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लो ये नाम रख देते हैं M, यहाँ पे P, Q, R और S। देखो अगर ट्रायंगल MPQ जो है सिमिलर है ट्रायंगल से MRS, है या नहीं है। ये MPQ जो सिमिलर है ट्रायंगल MRS, सिमिलर है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं व्हाट, लिख सकते हैं MQ अपॉन MS, MQ अपॉन MS इज इक्वल टू PQ अपॉन RS। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप अगर इसको देखो सॉल्व करोगे, MQ क्या है, MQ ये डिस्टेंस दैट इज L, ओके, है ना। MS क्या है, ये डिस्टेंस दैट इज 2L,
पी क्यू क्या है, डेट इज d/2। ओके, एंड आर एस तो आपको नहीं मालूम है, यानी यहाँ से हम लोग देखो तो एल से एल कैंसिल हुआ, आर एस इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ गया, डी। देखो आर एस इज इक्वल टू डी आया या नहीं आया, 2 से ये 2 से 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। आर एस इज इक्वल टू आ गया डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितना है, डी, और ये डिस्टेंस पहले से हम लोग को पता है, मिरर का लेंथ ये कितना दे रखा है, डी। ओके, तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस, इट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी इमेज ऑफ लाइट सोर्स इज 3D। कितना सोर्स देख सकता है, 3D के लेंथ के बराबर देख सकता है। समझ में आया कैसे किए से, यहाँ से d/2 था तो इसका रेशियो निकाले तो ये d आ गया, और ये मिरर का लेंथ था d, तो जैसे यहाँ से ये दोनों देखो सिमिलर है ना, ऊपर वाले पार्ट, तो नीचे वाला भी d हो जाएगा, यानी टोटल 3D। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो ये फील्ड ऑफ व्यू पे एक अच्छा क्वेश्चन था। फील्ड ऑफ व्यू पे बेटा आप लोग को एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नीट वगैरह में पूछता है कि अगर किसी मैन का हाइट अगर h है तो उसका अपना फुल इमेज देखने के लिए कितना हाइट का मिरर चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, h/2 उसका आंसर होता है, आप लोग प्रूव भी कर सकते हो, है ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 एक ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन फिगर ऑप्टिकल फाइबर इज 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ डायमीटर ऑफ d इज इक्वल टू 20 मैक्रोमीटर। ओके, इफ a ray of light is incident on one end of the fiber at θ1 is equal to 40 degree, the number of reflection it makes before emerging from the other end is close to, है ना। ये पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ कितना। ये 2019 में अप्रैल में क्वेश्चन आया है, 8 अप्रैल मॉर्निंग सेशन में। म्यू जो दिया हुआ है डेट इज़ 1.31 एंड साइन 40 डिग्री, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा इसलिए साइन 40 का भी वैल्यू दे रखा है 0.64, है ना। चलो देखो बेटा क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन मैं अपने जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली मैं ये वाला करवाया था कि मान लो 2 मिरर है, ओके, 2 मिरर इस तरीक़े से पैरेलल प्लेस्ड हैं। ये बेसिकली IIT JEE में ये लगभग 1980 और 1990 के बीच में ये क्वेश्चन आया है। उसमें था कि अगर मान लो यहाँ से एंट्री करता है रे ऑफ लाइट तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके कब जो इमर्ज करेगा तो कितना रिफ्लेक्शन होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। और अभी भी जो आपका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको 2 प्लेन मिरर ना कह के एक ऑप्टिकल फाइबर का नाम दिया है। तो लो एक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, एक ऑप्टिकल फाइबर है, ओके, एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसका सेंटर है, ओके, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। चलो ओके, देखो बोल रहा है क्या कि यहाँ से इसका जो थिकनेस जो दे रखा है दैट इज 20 माइक्रोमीटर। थिकनेस दे रखा है, क्या थिकनेस दे रखा है 20 माइक्रोमीटर ना, डायमीटर, हाँ डायमीटर इज 20 माइक्रोमीटर। बोल रहा है रे ऑफ लाइट यहाँ से एंट्री किया विथ θ1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 तो θ1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, हाँ। और यहाँ से एंट्री करने के बाद, यहाँ से एंट्री करने के बाद रे ऑफ लाइट यहाँ गया, सॉरी रे ऑफ लाइट इधर गया, ओके, रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा रे ऑफ लाइट। तो ये जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है एक्चुअली 2 मीटर का लेंथ है।
तो बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट करते जो अदर एंड से जब निकलेगा रे ऑफ लाइट, अदर एंड से जब रे ऑफ लाइट निकलेगा तो बोल रहा है कि कितना रिफ्लेक्शन उससे पहले कर चुका होगा, कितना रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, सेकेंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, इसी तरीक़े से 2 मीटर का लेंथ में कितना रिफ्लेक्शन किया है ना। चलो आगे, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है साइड साइड से ये इंसुलेटेड मतलब सिल्वर्डिंग किया रहता है ना, मिरर टाइप का ही रहता है। ओके, तो देखो अब क्या करते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, सिंपल सा जो तुम्हारा फॉर्मूला लगने वाला है वो लगाते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है म्यू, इसका म्यू दे रखा है और उसका वैल्यू दे रखा है 1.31 ना, 1.31 दे रखा है। चलो तो मान लो यहाँ से 40 डिग्री से गया तो यहाँ से कुछ बेंड करेगा, डैट इज मान लो थीटा पे बेंड करके, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्ट ये एयर से और उसमें जा रहा है तो बेंड तो करेगा। तो पहली बात तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना, पहली बात यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं, स्नेल से लगाएं, तो क्या होगा 1 इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा, लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन 40 डिग्री का तो वैल्यू मालूम है अपने को कितना, 0.64 एंड म्यू का वैल्यू मालूम है 1.31 साइन थीटा। यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 0.64 डिवाइडेड बाई 1.31। ओके, 0.64 डिवाइडेड बाई 1.31, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, अब देखो साइन थीटा का वैल्यू मतलब ये क्या हो गया, P और ये हो गया H। हम लोग को बेसिकली ये काम है ना, अगर ये काम कर ले तो मिल जाएगा, है ना। तो अगर ये साइन थीटा है तो P बाई क्या है, बेसिकली P बाई H है। तो हम लोग को अगर tan थीटा लिखना है, P बाई B अगर लिखना है, tan थीटा अगर लिखना है हम लोग को, तो क्या लिखेंगे 0.64 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 1.31 स्क्वायर ऑफ माइनस 0.64 का स्क्वायर। ओके, समझ में आया, हाँ। तो ये tan थीटा आ जाएगा। आपको अगर यहाँ से tan थीटा मालूम होता है तो tan थीटा इज बेसिकली व्हाट, P बाई B। P आपको मालूम है P बाई B, तो क्या यहाँ से P आपको मालूम है कितना, डैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर अपॉन B नहीं मालूम है आपको, इज इक्वल टू कितना, ये समथिंग 0.64 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 1.31 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0.64 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखो B मालूम हो गया। इसको अगर तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से B निकल जाएगा आपको, तो B निकलेगा कुछ B समथिंग निकलेगा। अब B निकलने के बाद क्या होगा बेटा कि टोटल कितना रिफ्लेक्शन को बोल रहा है, तो टोटल लेंथ कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। B भी बेसिकली लेंथ है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होने वाला है, 2 मीटर लेंथ है, 2 बाई व्हाट, B, 2 बाई B। देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए इतना, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए, थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए सॉरी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ये, थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए ये। तो उसी तरीक़े से कितना रिफ्लेक्शन होगा, 2 बाई B कर देना, B का वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। ओके, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए कॉन्केव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, it is at the bottom of the glass that has water filled up to 5 centimeter. Okay, it has a small particle is if a small particle is flowing on the surface of the water, its image as seen directly above the glass is at a distance d from the surface of the water. ठीक है, कह रहा है कि surface of the water से बोल रहा है
its image as seen directly above the glass is at a distance from the surface of water. The value of d is from the surface of water. Okay, देखो ये क्वेश्चन बेसिकली देखो किस कॉन्सेप्ट पे है, ये भी मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो जाके। ये बेसिकली क्वेश्चन है स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर। तो पहले मैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर का कुछ पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसी का देखते हैं अगर, तो देखो ये वाटर है और ये मान लो मिरर है। ओके, ये वाटर यहाँ तक फुल है। ओके, अब देखो क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो पहले ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा, मान लो ऑब्जेक्ट पहले इधर आया तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि रिफ्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। फिर यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ इधर आएगा, है ना। तो रिफ्लेक्ट करके अगर मान लो फिर यहाँ से जाता है, ओके, तो फिर यहाँ से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, यानी फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली अगर इसमें देखोगे तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, सेकेंड क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन अगेन। थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन अगेन। मतलब इसमें 3 प्रोसेस होता है, तीनों प्रोसेस को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई देखो यहाँ से वाटर सरफेस से अगर कोई डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो सबसे पहले ये जो है इसके में शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा और फिर इमेज जो बनेगा, मान लो इमेज कहीं पे अंदर बना, तो ऊपर से अगर कोई देख रहा है तो ये भी इसमें भी शिफ्टिंग होगा, इसलिए फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ओके, मतलब 3 प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब आ जाओ यहाँ पे जो, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे नहीं रख के यहाँ पे बोल रहा है रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस कम होगा। मतलब जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा था अब रिफ्रैक्शन वहाँ पे नहीं होगा, है ना। जो पहला रिफ्रैक्शन उसमें हो रहा था अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भाई ये ग्लास है, इसमें वाटर है, इसमें ये मिरर है। ओके, मिरर है। ठीक है, ये वाटर है। कह रहा है वाटर जो है 5 सेंटीमीटर हाइट तक है, इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया है ना, फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ऑब्जेक्ट इधर कहीं नहीं है, ऑब्जेक्ट कर रहा है यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, यानी इस यहीं से जा रहा है रे ऑफ लाइट। यानी कि जो पहले रिफ्रैक्शन हो रहा था यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर हम लोग कह रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, बोल रहा है डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ऊपर से कोई देख रहा है, ओके, आँख इधर कहीं पे देख रहा है, तो बता रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है कि v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u क्या है दिया हुआ भाई, u दिया हुआ है -5, f दिया है कितना -40, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर -4 है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40, तो यहाँ पे -20, तो यहाँ से -5 ऑफ +20, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 20 डिवाइडेड बाई 15, ओके, 5 3 या 15 दैट इज 20/3। देखो यहाँ पे +20/3 आया, इसका मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला देखेगा तो 5 +
20/3। अब 5 + 20/3 नीचे में है। अब उसको क्या दिखाई देगा एक्चुअली, उसको एक्चुअली क्या दिखाई देगा, शिफ्ट दिखाई देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है μ = 4/3। अब उसको एक्चुअली क्या दिखाई देगा, शिफ्टेड दिखाई देगा। कितना शिफ्ट दिखाई देगा, दैट इज d/d = जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है किसमें 1। अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट देख रहा है कौन, ये, तो रे ऑफ लाइट उसमें जा रही है अपॉन 4/3। तो d' = 3/4 लिख सकते हैं इंटू वाट, डिस्टेंस क्या लिखना है भाई बताओ, तो 5 + 20/3। 5 क्यों लिखे, 5 ये हो गया, यहाँ से देख रहा है ना, तो 5 + 20/3 जो इमेज डिस्टेंस आया था, डैट इज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू 35/3। 3 ने 3 को मार दिया, डैट इज 35/4 सेंटीमीटर। यानी इसको एपरेंट डेप्थ, इसको यहाँ से कितना नीचे दिखाया जाएगा 35/4 सेंटीमीटर। अब इसको अगर डिवाइड कर दोगे, डैट इज 30/5/4 करोगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.7 समथिंग, 8.75, इसका मतलब 8.88 लिख सकते हो, 8.88। ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन इस तरह का करने को आएगा। अगर यही अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे न रह के यहाँ पे होता तो कहता कि बताओ क्या होगा, तो पहले तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होता। अब बेसिकली इसके लिए इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कोई और होता, क्योंकि शिफ्टेड दिखाई देता है ना। तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ होता, फिर यहाँ इमेज रिफ्लेक्शन होता, फिर रिफ्रैक्शन होता, तो 3 प्रोसेस होता। बट ये क्योंकि वाटर में है इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है कि पहला रिफ्रैक्शन भी ले लेता है, यहाँ से शिफ्टिंग यहाँ पे भी करवा देता है ना, शिफ्टिंग यहाँ पे भी करवा देता। शिफ्टिंग कैसे कर देता, देखो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है वो भी मैं बता देता हूँ, है ना। गलती यहाँ पे बच्चा क्या करता कि शिफ्टिंग यहाँ पे भी कैसे करवाता। सो देखो, बोलता सर शिफ्टिंग ये होगा S = T × 1 - 1/μ। बिल्कुल सही बात, ये सही है। T ले लेता, चलो ये है, ठीक है, तो ले लेता कितना 5 × 1 - तो यहाँ से 1/4/3, डैट इज़ 5 × 1 - 1 तो यहाँ से 3/4 हो जाता। ओके, तो यहाँ से आ जाता 5/4। अब यहाँ से 5/4 जो आया ये शिफ्टेड आया। 5/4 शिफ्टेड, ये किस डायरेक्शन में आया, जिस डायरेक्शन में ट्रेवलिंग रे जा रहा है, तो ट्रेवलिंग रे बेसिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट क्या मान लेता कि यहाँ पे है इसके लिए, यानी कि 5/4 शिफ्टेड हो गया। 5/4 शिफ्टेड हुआ, पहले 5 था यानी 5 - 5/4, तो 20 - 5 डैट इज़ 15/4। अब उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15/4 हो जाता, फिर इमेज फॉर्मेशन करता, इमेज आता। तो ये जो 15/4 हो जाता, ये कब होता, जब ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे होता। ऑब्जेक्ट वाटर में है ऑलरेडी, फ्लोट कर रहा है उस पर, इसलिए यहाँ पे ये शिफ्टिंग नहीं लेंगे, है ना। चलो, तो ये आज का क्लास था। आज का 10th क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट डे था आज। आपको मज़ा आया होगा आज का क्वेश्चन करने में, अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह से अगर आप लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैं भी एनर्जेटिक रहूँगा, मैं भी आपकी भावनाओं के साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि डेली आपका वीडियो डाल दूँ। लेकिन अगर आप लोग कोई नहीं दिखाएंगे इंटरेस्ट, कोई कमेंट नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा अगर आपका, तो फिर मुझे भी लगेगा कि शायद कोई बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, है ना। यही मैं समझूंगा कि वही 2-4 बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं वही बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी अगर कहीं देख रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपके पास कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग, है ना। बाय।